बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एहसास सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम के तहत 50,000 स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए हैं और ये नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में इनकी तादाद 2 लाख तक पहुंच जाएगी। आइए हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, अब फॉल सेशन 2021 वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनका अभी एडमिशन हुआ है जस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एडमिशन की तैयारी कर लें वो भी एप्लीकेशन जो है ना वो एडवांस तैयार कर लें। जो एडमिशन हो जाए वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए एडवांस जो है ना वो एप्लीकेशन की तैयारी शुरू कर दें ताकि जब एडमिशन हो जाए तो उस वक्त अप्लाई कर दें। तो इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन मेरिट पे हुआ है वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और वो नीडी हों यानी जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई करें। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो एलिजिबल नहीं हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, या फिर जिनका एडमिशन जो है वो डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स या एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन इवनिंग प्रोग्राम में विद हाई फीस स्ट्रक्चर के साथ है तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ जिनका एडमिशन BS 4 ईयर्स प्रोग्राम में हुआ है और वो यूनिवर्सिटी में हुआ है तो वो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। और उनको जो हायर सेमेस्टर वाले हैं यानी कि 3rd 4th 5th सेमेस्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आइए हम देखते हैं कि इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे। तो मैं अभी आपको एड्रेस बताता हूँ, ehsas.hec.gov.pk। इस वेबसाइट पे आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है। और जब एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाए तो उस एप्लीकेशन का आपने क्या लेना है, प्रिंट लेना है, और प्रिंट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ लगाने हैं, और वो हम डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि कॉपी ऑफ एप्लीकेंट, यानी आप अपने जो CNSE की जो कॉपी है वो साथ लगानी है। अगर आपके CNSE नहीं बना हुआ तो फिर आपने बे फार्म की कॉपी लगानी है। इसके अलावा CNSE फादर मदर या फिर गार्डियंस की जो CNSE कॉपी है वो भी आपने साथ लगानी है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप है यानी इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपने फादर और मदर्स की, अगर फादर नहीं है तो गार्डियंस की, अगर मदर नहीं है तो फिर भी गार्डियंस की जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको साथ लगानी होगी। अगर फादर जो है ना वो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, शॉपकीपर्स हैं या प्राइवेट जॉब है तो वो फिर एफिडेविट जमा कराएंगे और उस एफिडेविट में अपनी जो इनकम है उसका वो जिक्र करेंगे। और एफिडेविट की जो मालियत है वो 50,000 होनी चाहिए, सॉरी 50 रुपीज़ होनी चाहिए, नहीं 50 रुपीज़ से कम का एफिडेविट नहीं होना चाहिए। अलबत्ता 50 रुपीज़ का एफिडेविट बाज़ दफ़ा अवेलेबल नहीं होता तो 50 रुपीज़ से जो हायर कास्ट का जो एफिडेविट होता है 50 रुपीज़ से वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कापीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ यूटिलिटी बिल्स हैं उसकी भी कापी लगानी है। यूटिलिटी बिल्स कौन से आता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस का जो बिल होता है इनको हम यूटिलिटी बिल्स कहते हैं। तो इनकी कापीज़ जो 6 मंथ का जो बिल होता है वो आपने सबमिट करना है। इसके अलावा जो रेंट एग्रीमेंट है यानी किरायानामा, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो वो जो रेंट एग्रीमेंट है जिसको हम किरायानामा कहते हैं उसकी कापी सबमिट करनी होगी। और इसके अलावा जो लास्ट फ़ी रिसीप्ट है एप्लीकेंट की या उसके जो बहन भाइयों की जो उन्होंने फ़ीस पे की है उसकी कापी भी आपको साथ लगानी होगी। इसके अलावा अगर मेडिकल बिल्स वगैरह हैं या फिर और जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं तो उनकी कापी भी साथ लगाएं। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कापी भी साथ लगानी है। इसके अलावा पिक्चर ऑफ हाउस फ्राम आउटसाइड फ्रंट वो भी आपने अटैच करनी होगी, उसकी कापी भी।
ये जब कापीज़ आप तैयार कर लेंगे तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट की होगी उसका प्रिंट आउट और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ जब सबमिट करने हैं, फाइनेंशियल एड ऑफिस जो जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उसके फाइनेंशियल एड ऑफिस में आपने सबमिट करनी है एप्लीकेशंस, ठीक है। और याद रखें कि ये जो हार्ड कापीज़ हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन को सबमिट नहीं करनी, बल्कि मुतल्लिका यूनिवर्सिटी जहाँ पे एडमिशन हुआ है वहाँ पे आपने अपना सबमिट करना है। अब हम देखते हैं कि जो स्कॉलरशिप अवार्ड का जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की वो ज़रूरी है, देखिए। फिर उसका प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट लेने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने उस प्रिंट आउट के साथ अटैच किया और उसके बाद आपने जो फाइनेंशियल एड ऑफिस है मुतल्लिका यूनिवर्सिटी का उसमें सबमिट किया। और फाइनेंशियल एड ऑफिस जब वो एप्लीकेशन रिसीव कर लेता है तो उसके बाद फिर जो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और इंटरव्यू भी लेती है। इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तमाम कैंडिडेट्स को। जब फिर एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उनको फाइनेंशियल एड ऑफिस, जो यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल एड ऑफिस है, वो फाइनल स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर जो है ना वो जारी कर देता है। इसके अलावा इसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है फिर ये नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर्स या ईयर्स रहते होते हैं और उसकी उन ईयर्स में सेमेस्टर में आपको फ़ेलोशिप दी मिलता रहता है। और इस फ़ेलोशिप की जो मालियत है वो है 40,000 पर एनम, यानी सालाना 40,000 आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो ट्यूशन फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की वो भी आपको पे की जाएगी, लेकिन हॉस्टल ड्यूज़ वगैरह या दूसरे एक्सपेंसेस जो हैं वो इस स्कॉलरशिप में कवर नहीं होते। सिर्फ ट्यूशन फ़ीस और 40,000 जो कैश है पर ईयर वो आपको मिलता रहेगा। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए क्या टेस्ट ज़रूरी है या नहीं है, तो इस स्कॉलरशिप के लिए कोई टेस्ट या किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसका जस्ट इंटरव्यू लिया जाता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो कौन कौन से साथ लगाने हैं। तो अक्सर ये स्टूडेंट पूछते हैं कि जी जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया ऑनलाइन तो वहाँ मिस्टेक हो गई थी, कोई चीज़ गलत एंटर हो गई थी किसी वजह से, तो उसको करेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है। तो आप उसको जब एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं तो एप्लीकेशन में जो मिस्टेक हैं वो करेक्शन उनकी नहीं हो सकती, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन सबमिट हो गई, कोई बात नहीं, आपने उसका प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट के ऊपर ही हाथ से करेक्शन कर लें जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। अगर जहाँ पे सबूत की ज़रूरत है, यानी सैलरी आपने गलत एंटर कर दी तो आपने सैलरी का जो सब प्रूफ है वो भी देना होगा। नहीं जी ये असल सैलरी मेरी ये है, तो उसका प्रूफ भी साथ क्या करना होगा, अटैच करना होगा। यानी जहाँ पे भी आप करेक्शन करेंगे फॉर्म में वहाँ पे आपने अपने साइन ज़रूर करने हैं। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो फिर उसको वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो करेक्शन करने के बाद साथ छोटा सा साइन भी कर दें ताकि पता चले कि ये पहले मिस्टेक हो गई थी, अब ये करेक्ट हो गई है। तो इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वही बार बार क्वेश्चन लोग पूछते हैं क्या हम एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो अंडरस्टूड है कि वो नहीं कर सकते, सिर्फ जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ रहे हैं वही पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो भी दी हुई है, वहाँ पे आप पूरे पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उस लिस्ट को आप रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो कैंपसेस हैं, कौन कौन से कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमारे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है तो उसके तो बहावल नगर कैंपस, रहीम यार खां कैंपस, बुदाल कैंपस, रेलवे कैंपस, सारे ये जो है ना स्टूडेंट्स वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है ना वो रिटायर हो गए हैं तो वो अपने इनकम सर्टिफिकेट के तौर पे क्या लगाएं, तो वो जस्ट पेंशन बुक जो होती है वो लगा सकते हैं। अगर पेंशन बुक अवेलेबल नहीं है तो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट अपने पेरेंट्स की जो रिटायर हो गए हैं वो आप लगा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट के प्रूफ के तौर पर। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके फादर जॉबलेस हैं या फौत हो चुके हैं तो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे जमा कराएं, तो वो उनका जो गार्डियन का होगा, गार्डियंस जो उनके जो रिलेटिव्स हैं जो वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपने इनकम लिखनी है। आपने जो रिलेटिव्स हैं या गार्डियन की इनकम नहीं लिखनी। हो सकता है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, फ़र्ज़ किया वो सालाना 20 लाख या 15 लाख जो है ना वो उनकी सालाना इनकम है, तो आप वो लिखेंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो नीडी स्कॉलरशिप है। तो आपने सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट में उतनी अमाउंट लिखनी है जितना वो आपको देते हैं। जो गार्डियंस हैं या
आपके रिलेटिव्स हैं, जितनी अमाउंट्स आपको वो दे रहे हैं तो वो पार्शियल अमाउंट हम उसको कहते हैं, तो वो उतनी अमाउंट ही आपने एंटर करनी है कि मुझे इतनी अमाउंट मिलती है स्टडी के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। तो गार्डियन या रिलेटिव्स की फुल जो इनकम है वो आपने नहीं लिखनी। ठीक है। इसके अलावा जो 18 ईयर्स के जिनकी एज हो चुकी है और उन्होंने CNSE अभी तक नहीं बनवाया तो वो फ़ौरन CNSE बनवाएं, वरना वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 18 ईयर एज हो गई है तो आप वालदैन का शनाख्ती कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, अपनी शनाख्ती कार्ड की जगह पे आप अपना बे फार्म यूज़ कर सकते हैं। और 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो फिर बे फार्म भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको फ़ौरन शनाख्ती कार्ड आपको बनवाना होगा और उस जितना अर्जेंट हो जाए करें यहाँ। अच्छा, इसके अलावा जो है ये पूछा जाता है क्या हमने हार्ड कॉपी HEC को सबमिट करनी है, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ, हार्ड कॉपी जो है HEC को सबमिट नहीं करनी। और स्कॉलरशिप को पे अप्लाई करने की लास्ट डेट भी बता दूँ, वो क्या है 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर से पहले पहले आप ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लें। अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर दें। जो ही आपका एडमिशन हो जाए तक उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे तो आप ये एप्लीकेशन क्या कर लें, सबमिट कर दें। अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट की है तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो अकाउंट ब्लॉक अगर हो गया है या कोई और इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है तो आपने फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन होगा, फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको जो न्यू पासवर्ड है वो इशू हो जाएगा। तो न्यू पासवर्ड जो इशू हो जाएगा और न्यू पासवर्ड यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं, जो अगर उसमें कोई प्रोसीजर रह गया। अब हम जो है ना स्क्रीन की तरफ आते हैं। स्क्रीन में मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। अगर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली हैं, लेकिन फिर भी आपको जो स्क्रीन पे जो एड्रेसेस हैं, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन हैं, वो आपको बता देता हूँ, वो आप अक्सर खुद ही स्टडी कर लें वहाँ पे। सबसे पहले तो आप कोई ब्राउज़र ओपन करें और फिर इसमें सर्च की जगह आपने क्या लिखना है, HEC स्कॉलरशिप्स। तो इसको आप एंटर करें तो हमारे पास ये एड्रेस आ गया है, लिंक आ गया है scholarships.HEC। तो इसको आप क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की लिस्ट आ गई है। फॉरेन स्कॉलरशिप्स अभी आ गए हैं, नेशनल स्कॉलरशिप भी आ गए हैं। एहसास प्रोग्राम क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप है तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। इसको जब क्लिक करेंगे तो ये देखें एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ गए हैं। इसके अलावा और भी जो स्कॉलरशिप है उनकी लिस्ट भी यहाँ नीचे मौजूद है। तो आपने एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को क्लिक किया तो आप उसकी इस साइट पे आ गए हैं। तो एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है, वो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स के हैं इस फेलोशिप के, तो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ, हाउ टू अप्लाई। जब आप हाउ टू अप्लाई पे आएंगे तो यहाँ पे ये आपका जो लिंक ओपन आ जाएगा ehsas.hec.gov.p के। आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते थे, यहाँ आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने 2-3 पेजेस इसलिए शो किए हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन जो स्कॉलरशिप जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं वो आपको पता चल जाए, और नेक्स्ट टाइम अगर आप अदर स्कॉलरशिप तलाश करना चाहें तो वो इसी तरीके से दूसरी स्कॉलरशिप भी आप क्या कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। तो अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने CNSE या जो पासपोर्ट नंबर है वो एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो। अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आपने क्या होना है, साइन अप होना है, अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद फिर आपने एप्लीकेशन जो है ना वो फिल करना शुरू कर देनी है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि एक तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग है और ये इजी प्रोसेस है, आप इसको फर्दर आप खुद कर लेंगे। तो मैं आपको अब मैं बैक जाता हूँ उस पर मेन पेज पे। तो इसमें देखें जी, ये हाउ टू अप्लाई वाला तो हमने देख लिया। और उसके बाद क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की उनकी लिस्ट आ जाएगी। ये जैसा कि ये जो है ना वो एक लिस्ट आ गई है, तो आप इस लिस्ट को स्टडी कर लें और इसके मुताबिक अपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स क्या कर लें, तैयार कर लें। और ये जो लिंक है स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस है, इसमें जो प्रोसीजर है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स या स्कॉलरशिप में जो चीज़ें कवर हो रही हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे देखें तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को क्लिक करें तो ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट ओपन हो गई है, जिसमें ये यूनिवर्सिटी के नेम जो है ना वो गिवन है।
कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कैंपसेस जो हैं उनका भी जिक्र किया गया है, अगर आप कैंपसेस देखना चाहें तो इस डिटेल को डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये लेंथी डिटेल हो जाएगी। तो मैं वापस जो है ना उसी मेन पेज की तरफ मूव कर जाता हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हमने डिस्कस कर लिया। FAQs फैक्ट्स, ये जो है इसको क्लिक करेंगे तो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ पे क्या होंगे, मौजूद होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना उनके आंसर यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसको रीड आउट कर लें। मेरे ख्याल में अगर आप इसको केयरफुली रीड आउट कर लेंगे तो फिर आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।